रेडिएशन और ऑक्सीजन सप्लाई करती है और सारे जो यूज प्रोडक्ट होते हैं जो शरीर में कोई काम के नहीं होते वो लेकर जाके बाहर वही ऑर्गन से वो नलियों के जरिए बाहर आता है। जो नसों से खून ऑर्गन में जाता है उसे आर्टरी कहते हैं और जो नसों से बाहर आता है उसे वेन कहते हैं। कोई भी रुकावट इस प्रोसेस में जो आर्टरी में जो जाने वाली नस होती है उसमें रुकावट को हम स्ट्रोक कहते हैं। अगर वो रुकावट ब्रेन में होती है, हार्ट में होती है तो हम उसे हार्ट अटैक कहते हैं, फेफड़ों में होती है तो हम उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, आंतों में होती है तो हम उसको आंतों का इस्कीमिया कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, प्रॉब्लम सिमिलर है क्योंकि हर ऑर्गन का फंक्शन अलग है। हार्ट का फंक्शन है कि आपके सारे शरीर को पंपिंग करे, ब्लड पहुँचाए। ब्रेन आपका सारा कोऑर्डिनेशन वायरिंग का काम होता है सारा ब्रेन से। तो सबके लक्षण थोड़े डिफरेंट हैं। सडनली तो पहले तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो या कुछ लोग होते हैं जो जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई स्मोक करता है, किसी के फैमिली में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, बड़ा हुआ रहता है, पेरेंट्स को रहता है, या ब्लड प्रेशर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं हमारे फैमिली में। सो वो एक रिस्क फैक्टर। और ये जो बीमारियाँ होती है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का आप कुछ नहीं कर सकते, इसे आप कंट्रोल कर सकते कोशिश करके। और कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकर्स होंगे तो उन्होंने स्मोक नहीं करना है तो दैट विल हेल्प। और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो ये हमारे हाथ में। फैमिली हिस्ट्री, कुछ लोगों के पेरेंट्स हार्ट की या ब्रेन की इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए होते हैं एंड उनको बस प्रिकॉशन लेना होता है। तो जब ये हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, इसे पहचानें कैसे? सडनली एक जकड़न सा दर्द आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट या आपके लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में है, जो कभी कभी आपके जॉ में रेडिएट करता हो, कभी कभी आपके फीट में जाता हो, कभी कभी आपके शोल्डर में या एल्बोज में। वो जकड़न मतलब ऐसे अगर मैं साधारण वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे कि कोई आपके छाती को स्क्वीज करे, उस तरह का दर्द महसूस होता है। बट ये हर सिनेरियो में ये क्लासिकल पेन नहीं होता, कभी कभी बिल्कुल पेन ही नहीं होता है एंड ईसीजी में चेंजेस आने लगते हैं। कभी कभी एसिडिटी जैसा लगता है, सडनली पेशेंट वॉमिट करता है एंड उसको वो भी एक सिम्टम है। तो इस तरह का कोई भी एसोसिएटेड सिम्टम जो छाती से अराउंड आपको कभी गैस लगता हो या ऐसे, तो इसको एक बार एड्रेस तो करना चाहिए, इसको एक बार अपने डॉक्टर से मिल करके डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों में जिनमें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, डायबिटीज़, हाइपर ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और जो स्मोकर्स हैं। तो इन्होंने ये चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले ऐसा था कि 40-45 के बाद में ये प्रॉब्लम होती है, बट अभी हमारे लाइफस्टाइल, हमारे डाइट, हमारे स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये कोई एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कभी भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर टाइमली पेशेंट इमरजेंसी में सही हॉस्पिटल में चला जाता है तो ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपके हार्ट को कोई परमानेंट डैमेज होगा नहीं अगर आप टाइम पे। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड। पहले 3 घंटे में अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है और डॉक्टर ने उसे डायग्नोस कर लेते हैं तो कुछ दवाई ऐसी अवेलेबल होती है जो उसे कम्प्लीटली रिवर्स कर देती है। इवन अगर आपके पास एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी नहीं हो, हमारे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो इसे और बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रोक इसी तरह का प्रॉब्लम आपके ब्रेन में होता है कि सडनली आपने देखा कि हाथ में ताकत कम हो गया, फेस एक तरफ डिविएट हो गया है, हाथ उठ ही नहीं रहा है, पैर उठ ही नहीं रहे, बात आवाज़ नहीं आ रही है, सडनली बैठे बैठे एकदम जीभ लड़खड़ाने लगी है, तो ये लक्षण स्ट्रोक के होते हैं। स्ट्रोक में भी गोल्डन पीरियड होता है जो 6 घंटे का होता है। तो अगर आप हॉस्पिटल आ जाते हैं, पहले तो स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें खून का थक्का बन जाता है और नसों में ब्लॉक हो जाता है और खून वो एरिया को नहीं जा सकता। दूसरा होता है कि अंदर
खून की नली फट जाती है। जो पहला वाला होता है वो 80% कॉमन है, जो दूसरा वाला होता है वो 20% कॉमन है। तो जैसे ही कोई पेशेंट इमरजेंसी में स्ट्रोक का जाता है तो पहले हम उसका CT स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि अंदर ब्लीडिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर खून पतला करने की दवाई ब्लीडिंग वाले पेशेंट को दे दी जाएगी तो उसका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। मगर अगर ब्लीडिंग नहीं है और स्ट्रोक के लक्षण हैं तो उसे और कोई विंडो पीरियड में है तो उसे एक दवाई दे दी जाती है जिससे वो क्लॉट कम्प्लीटली घुलने के चांसेस होते हैं। उस क्लॉट के एक मेजर साइड इफेक्ट होता है जो हर डॉक्टर आपको बताएगा। टेक्स्ट बुक साइड इफेक्ट है, हमने हज़ारों पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया है, मैंने आज तक सिर्फ एक ही पेशेंट में वो प्रॉब्लम देखा। जो खून पतला करने का इंजेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कभी कभी उसकी वजह से कहीं पर भी शरीर में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और सबसे हाई रिस्क ब्लीडिंग आपके ब्रेन में होने के चांसेस होते हैं। ऐसे मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये होता नहीं है, लाइक ऐसे मैंने हज़ारों पेशेंट्स स्ट्रोक के ट्रीट किए, एक पेशेंट में मैंने इस प्रॉब्लम को देखा, मैंने खुद पेपर्स में देखा। बट टाइमली इंटरवेंशन विद नॉलेज ऑफ द पेशेंट, अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट एंड द राइट डॉक्टर इन द राइट हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल। कभी कभी हम इंडियंस होने की वजह से हम बहुत बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। हमारे जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने बहुत हार्डशिप्स दे करके हमको बड़ा किया है एंड आप लोगों ने बहुत हार्डशिप्स देखी होगी एंड आपके पेरेंट्स ने, तो भी हमारे में वो सहनशीलता काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम कभी कभी ये इम्पॉर्टेंट मेजर सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। मेरे हिसाब से इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज लॉन्गर टर्म में ये हमें नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवार को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं बिस्तर पे आ जाऊँगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर माई फैमिली ऑल्सो। तो हमें वो मोमेंटरीली ऐसे लगता है कि मैं मेरे बेटे को परेशान करूँगा बोल करके कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए, बट ऐसा नहीं, क्योंकि आप अगर एक्टिव रहोगे, अपने पैरों पे रहोगे, तो आप यू विल डू मोर फेवर ऑन योर चिल्ड्रन देन एंड फैमिली मेम्बर्स देन हाइडिंग द सिम्पटम्स। सो आई वुड से दैट इसे एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको इसकी हेल्प लेनी चाहिए। और डेंगू के बारे में भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सर ने सारा एक्सप्लेन किया। प्लेटलेट काउंट से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, तो बहुत कम इंडिकेशंस होते हैं डेंगू में प्लेटलेट देने के। अगर 20,000 से कम आपका प्लेटलेट आता है तब आपने ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, या आपको एक्टिवली कहीं पर शरीर में ब्लीडिंग आपके रैश के फॉर्म में भी होता है, मुंह के दांतों से, मुंह से या कोई और जगह से ब्लीडिंग हो, तो आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है। जंबो पैक इसलिए नेसेसरी है क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ बेटर है और वो इमीडिएटली प्रोसेस करके पेशेंट को दिया जाता है, तो वो इफेक्टिव ज़्यादा है। जो RDPs होते हैं ऑलरेडी शेल्फ पे होते हैं, जो छोटे होते हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स, एज ए डॉक्टर वी प्रिफर सिंगल डोनर प्लेटलेट रादर देन रैंडम। सवाल ये है